नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारी इस विशेष पेशकश में। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही मकर संक्रांति की शुरुआत हो चुकी है और कुछ लोग आज तो कुछ लोग कल उदया तिथि के हिसाब से मकर संक्रांति का ये पर्व मना रहे हैं। तो आज ही शर्तिला एकादशी भी है और इसका भी विशेष संयोग बन रहा है। लिहाजा देश भर में गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। संगम नगरी में कल मकर संक्रांति पर बड़ा स्नान होगा। बहरहाल मान्यता यह भी है कि मकर संक्रांति के साथ ही शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है, लेकिन जनवरी में शादी ब्याह का कोई मुहूर्त नहीं पड़ रहा है। दरअसल मकर संक्रांति को लेकर देश भर में रौनक है, साथ ही खरमास की समाप्ति पर मांगलिक कार्यों के शुरू होने का भी इंतजार है। ऐसे में सवाल यह है कि कब आएगी विवाह की मंगल बेला। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह कि मकर संक्रांति आ गई है, लेकिन यह संक्रांति अभी शादी के शुभ मुहूर्त नहीं लाई है। तो जनवरी में क्यों नहीं बजेगी शहनाई? खत्म हुआ खरमास, पर जारी है शुभ कार्यों का वनवास। कब आएगी विवाह की मंगल बेला, इसी पर होगी आज चर्चा। हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य मौजूद रहेंगे जो बताएंगे शादी के शुभ मुहूर्त क्या है। तो खरमास की समाप्ति हो रही है, सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, इसके बावजूद इस महीने शादी के मुहूर्त नहीं है। दरअसल हम आपको ये भी साथ ही साथ बताते चले कि मकर राशि में सूर्य के प्रवेश पर मकर संक्रांति होती है, पर जनवरी में शादी के शुभ मुहूर्त नहीं बन रहे हैं। जनवरी में सिर्फ बसंत पंचमी का अबूझ मुहूर्त है। अबूझ तिथि में बिना कोई मुहूर्त देखे ही आप शुभ कार्य कर सकते हैं। और जनवरी में की तरह ही अगर हम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की भी बात करें तो उस समय भी शादी का कोई मुहूर्त नहीं है। 12 में से केवल 8 महीने ही शादी के मुहूर्त हैं। फरवरी में विवाह के सबसे ज्यादा मुहूर्त होंगे और 5 फरवरी से शादी सीजन की शुरुआत भी होने वाली है। शुक्र के अस्त होने की वजह से जनवरी में मुहूर्त नहीं निकल रहे हैं। फरवरी में मूलाष्टक लगने की वजह से भी विवाह के मुहूर्त आखिर में बहुत सीमित रह जाएंगे। तो चलिए इसी पर आज हम चर्चा करने वाले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वानिया रजी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पंडित अरविंद शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य गौरव भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद शुक्ला जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि शुभ मुहूर्त कितने हैं और इस बार कम क्यों है कंपैरेटिव अगर देखा जाए तो? जी, देखिए इस बार शुभ मुहूर्त कम इसलिए है जनवरी में, क्योंकि जैसे बृहस्पति या शुक्र ये दोनों ग्रहों में से कोई भी अस्त हो जाते हैं तो मांगलिक कार्य नहीं होता है, क्योंकि मांगलिक कार्य का कारक जो ग्रह है वो बृहस्पति है और मांगलिक कार्य में जो भोग की, आनंद की और ऐश्वर्य की या लग्जरी लाइफ को प्रदान करने वाला वो शुक्र है। तो इसलिए अस्त है। इस वजह से आपका मांगलिक कार्य जो है जनवरी माह में नहीं है, फरवरी से प्रारंभ होगा। इस साल की एक और चीज़ खासियत बता दें कि अभी इसमें खर मास, इसमें पुरुषोत्तम मास भी आएगा। पुरुषोत्तम मास में भी वह महीना उत्तम कहा गया है, अर्थात उस महीने को नाम भगवान ने अपने नाम से जोड़ा है, पुरुषोत्तम कहा है। लेकिन पुरुषोत्तम मास में भी शादी विवाह के मुहूर्त नहीं रहेंगे, यानी उनमें भी कार्य नहीं होगा। अभी आपका एक मुहूर्त आएगा बसंत पंचमी का। तो जैसे बसंत पंचमी हुई, आपकी शिवरात्रि हुई, आपकी जो है ये कुछ ऐसी जो है अबूझ साया मुहूर्त होते हैं जिनमें बगैर बूझे यानी बगैर पूछे हुए आप जो है मांगलिक कार्य कर सकते हो। तो इसमें इस टाइम पे जो दिक्कत है, दिक्कत ये है कि अस्त ग्रह होने के कारण आपका मुहूर्त जनवरी में नहीं है। ये मेन बात है। वान्या जी, देखिए खरमास खत्म हो गया है और यही कहा जा रहा था कि शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। आज मकर संक्रांति है, कुछ लोग आज इस पर्व को मना रहे हैं, कुछ लोग कल इस पर्व को मनाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ जब हम शुभ कार्यों की बात करते हैं तो अभी भी कहा जा रहा है कि शुभ कार्यों पर विराम लगा हुआ है। ऐसा आप यदि एक मतलब कहें तो मैं एक बात, आप जो शुभ कार्य कह रही है ना, शुभ कार्य और जो शादी वाला है ये मांगलिक कार्य है। तो शुभ कार्य हो रहे हैं, मांगलिक कार्य नहीं प्रारंभ हुए। जी वान्या जी। थैंक यू नवजोत जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार।
इसका जैसे नवजोत जी कह रही हैं कि यहाँ पर जो है 14 जनवरी जो कि मकर संक्रांति आ चुकी है, जहाँ पर जो है हम सारे ऑस्पिशियस कार्यों की जो शुरुआत होती है वो हमारी लाइफ में शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार जो है आपको उस पर्टिकुलर पीरियड में थोड़ा सा एक्सटेंशन मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ बहुत समझने वाली है कि जब भी हम किसी मैरिज की कंसिडरेशन करते हैं तो हमें किन किन बातों का खास ध्यान रखना होता है, और इस बार ये एक्सटेंशन है तो क्यों है। तो मैरिज के लिए बहुत सारे जो पॉइंटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें शुक्र जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुरु जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मेल के लिए शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल के लिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र यहाँ पर अस्त है, 1 फरवरी तक शुक्र अस्त रहेंगे। यही रीज़न है ये जो 20 डेज का आपको पूरा एक्सटेंशन मिल रहा है, और ये जो मुहूर्त है ये आपके फरवरी से शुरू होंगे। अब टोटल ओवरऑल अगर हम इस साल को 2026 को कंसीडर करते हैं तो अप्रॉक्स 56 अप्रॉक्सीमेटली इस साल के हमें मुहूर्त मिल रहे हैं। लेकिन उसमें जो है बहुत ज़्यादा डिमिनिशिंग है, क्योंकि जब भी हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो खाली हम मुहूर्त नहीं देखते, इसमें जो है हम लगन भी देखेंगे। जब हम मेल फीमेल का चार्ट मिलाते हैं इसमें हम राशि भी देखते हैं, इसमें हम नक्षत्र भी देखते हैं, इसमें हम वर्ण भी देखते हैं, इसमें हम नाड़ी दोष भी देखते हैं, इसमें हम भकुट दोष भी देखते हैं। इसमें जो है क्योंकि हर राशि के लिए हर मंथ जो है वो ऑस्पिशियस नहीं होता है, तो बहुत सारे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर निकलते हैं। लेकिन फिर भी हमारे फरवरी से काफ़ी सारे खास मुहूर्त जो है वो आपके इस साल के शुरू हो जाएंगे। मैं आपको एक बार डेट्स भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो है 3 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, 8 फरवरी, 10 फरवरी, 12 फरवरी, 14 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी और 21 फरवरी। यही तो इस फेब में हमारे पास काफी सारे प्लेंटी ऑफ मुहूर्त हैं, और उसमें भी कुछ ऑस्पिशियस डेट्स हैं जैसे बसंत पंचमी हो गई या आने वाली अपकमिंग फॉलोड बाय ऐसी डेट्स जिसमें कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। 2 चीजें, अब सुमित्रा जी आपके पास आऊंगी, डॉक्टर सुमित्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब पहले तो कब तक शुक्र अस्त रहेंगे और इसका असर कितना होता है अगर इस दरमियान, क्योंकि जो शुभ तारीख है उसका जिक्र वान्या जी ने कर तो दिया, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं, हालांकि आपने कहा कि होलाष्टक जब शुरू होता है तब भी आप शादी ब्याह जैसे शुभ कार्य आप नहीं कर पाते, लेकिन कई जगह हमने ये भी देखा गया है कि उस दौरान भी ये होते हैं। जरा ये समझाइए हमें कि पहली बात शुक्र कब तक अस्त है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो इस बार शुभ बन रही हैं। जी बिल्कुल, जीएनटी के माध्यम से आप सबको पहले मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात बोलूंगी नवजोत जी, जब हम बोल रहे हैं कि शुभ मुहूर्त कब है, तो एक तो पहले उत्तरायण दक्षिणायन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक उत्तरायण नहीं होगी तो शुभ मुहूर्त शुरू ही नहीं होते। अब उत्तरायण शुरू होने के बाद 2 इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं जैसे शुक्र और गुरु। ये हमारे जितने भी पंचांग है उसमें भी ये बोला जाता है, शास्त्रों में बोला जाता है, अगर शुक्र या गुरु इन दोनों में से कोई भी अस्त है तो शुभ मुहूर्त नहीं होता। अब अगर फरवरी की बात करती हूँ तो फरवरी में 2 तारीख तक तो वैसे भी मैरिज नहीं हो सकती क्योंकि शुक्र अस्त है। अब बात है कि कौन से ऑस्पिशियस मुहूर्त है, जैसे फरवरी के वान्या जी ने ऑलरेडी बोला है 5, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 20 और 21। अब मार्च की बात करते हैं तो मार्च में 4, 7, 8, 9, 11, 12। एक इम्पॉर्टेंट बात समझने की है कि जब हम बोल रहे हैं होलाष्टक की बात, तो काफ़ी सारी जगहों पे जैसा कि आपने भी बताया, काफ़ी सारी जगहों पे 24 को माना गया है, 24, 25, 26 को माना गया है कि शादी हो सकती है। पर अगर बात करें होलाष्टक की तो वो 8 दिन का होलाष्टक का पीरियड होता है जो 24 फरवरी को चालू होगा, 3 मार्च तक चलेगा। इससे जुड़ी 2 कथाएं हैं। एक कथा ये है कि प्रहलाद को अगर मारा गया, मारने की जो कोशिश की गई, उसके बाद होलिका का दहन होता है, लेकिन वो सिर्फ फाइनल डे उसी दिन ऐसी कोशिश की गई उसे मारने की, ऐसा नहीं है। 8 दिनों तक कभी उसे जहर दिया गया, कभी उसे पहाड़ से गिराने की कोशिश की गई, तरह तरह के उपाय किए गए उसे मारने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा पीड़ा, दुख और कष्ट का माने पीरियड था ये 8 दिन। तो इस 8 दिन तो बिल्कुल भी शादी इसलिए वर्जित है बिकॉज हम शादी में कहीं ना कहीं ग्रहों की एनर्जी चाहते हैं, उनसे आशीर्वाद चाहते हैं, और ग्रह अगर वीक है तो वो हमें हेल्प आउट नहीं कर सकते। दूसरी कथा कामदेव की है। हम जानते हैं कि जब सती जब देह त्याग देती हैं उसके बाद शिव जी एंड में जाकर घोर साधना में बैठ जाते हैं। जब वो साधना में बैठते हैं तो पूरी प्रकृति के जो संचालन जो करना है या बाकी सारी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो जो पार्वती जी जो शिव जी से शादी करना चाहती है वो कामदेव से हेल्प मांगती हैं कि आप इनकी योग निद्रा को भंग करो। तो वो पुष्प जो एरो होता है उन्होंने मारा था शिव जी के ऊपर इसी पीरियड में। तो भगवान जब अपनी तीसरी नेत्र खोलते हैं और कामदेव को जला देते हैं, तो ये 8 दिन तक रति भी उस समय तपस्या कर रही होती है। बहुत हार्ड वो तपस्या होती है। वो चाहती है कि उनके पति वापस जीवित हो।
तो भगवान उन्हें 8 दिन बाद जब आशीर्वाद देते हैं तब वो वापस नॉर्मलाइज होते हैं। तो ये जो पीरियड है ना पूरा, ये दुख, क्रोध और कहीं ना कहीं पुनर्जीवित होने का और यातनाओं का, तो इसलिए ये 8 दिन तो वैसे भी शादियां नहीं हो सकती। जो आप पुलाष्टक की बात कर रही हैं। एरियाज में कुछ ऐसे पंचांग, हाँ, लेकिन वही मैं उसी पर आ रही थी। कुछ ऐसे 24, 25, 26 कुछ ऐसे पंचांग है जिसमें ये तिथियां भी शुभ बताई गई हैं। जी, तो वो पत्रिका के हिसाब से अगर आपके पंडित जी बोलते हैं, बट आइडियली तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मैरिज कर ही रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए। आज के डेट में मैरिज में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो स्टेबिलिटी के लिए हम कोशिश ये करते हैं कि हमें ग्रहों से भी सपोर्ट मिलता रहे ताकि स्टेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। इसलिए उस समय आइडियली कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुहूर्त अवेलेबल है, ये 3 दिन छोड़ ही देते हैं अपने। चलिए मैं लौटूंगी अब आपके पास, आचार्य गौरव अब आपके पास आते हुए। देखिए आज है मकर संक्रांति का पर्व हम मना रहे हैं और देखिए हर जगह से बहुत खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। हालांकि 2 दिन ये पर्व मनाया जा रहा है, आज भी मनाया जा रहा है, कल भी ये पर्व मनाया जाएगा। बहुत खूबसूरत तस्वीरें, स्नान दान का बहुत विशेष महत्व रहता है और सबसे बड़ी बात ये कि इसके बाद ये कहा जाता है कि शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। अब अरविंद शुक्ला जी ने कहा शुभ और मांगलिक कार्य दोनों में अंतर होता है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, वान्या जी ने भी कहा कि अप्रॉक्सीमेट 56 डेज इस बार पूरे 2026 में मिल रहे हैं मांगलिक कार्यों के लिए। अगर मैं गलत नहीं तो आपने शुभ और मांगलिक में मांगलिक ही बताया, मतलब कि शादी ब्याह के लिए। वान्या जी? जी बिल्कुल जी, मांगलिक। तो पहला सवाल तो ये कि दोनों में फर्क कितना है? क्या सिर्फ शादी ब्याह के लिए ही पर्टिकुलर डेट्स हैं और बाकी शुभ कार्य कभी भी किए जा सकते हैं? स्पेसिफिकली अगर हम जनवरी की बात करें, अब आज संक्रांति शुरू हो गई, खरमास खत्म हो गए, तो क्या शुभ कार्य किए जा सकते हैं और मांगलिक नहीं किए जा सकते? कुछ भी नहीं हो सकता? देखिए, शुभ और मांगलिक की बात जैसे कि चल रही है कि मांगलिक कार्य करने चाहिए या शुभ कार्य करने चाहिए। मांगलिक कार्यों की अगर हम बात करते हैं तो खासकर जैसे कि शादी हो गई है, कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति को, शुक्र को। हालांकि मैं सभी ग्रहों को कहता हूं कि सभी ग्रहों का प्रभाव हमारी कुंडली पर रहता ही है, क्योंकि जैसे ही मकर संक्रांत का समय है, सूर्य का उत्तरायण होना, ये परिस्थितियां देश और दुनिया के लिए शुभ कार्यों के लिए बहुत अच्छा समय है नवजोत जी, मेरा ये मानना है। क्योंकि आगे चल के हम योगों के बारे में भी बात करेंगे। 5 से 6 ग्रह मकर राशि में एक से अच्छा एक राजयोग हमें देखने को मिलने वाला है। लेकिन बात अगर हम मांगलिक की करते हैं तो अब क्या है कि ग्रह जो 5 एक साथ बैठे हुए हैं, वहाँ पे शुक्र भी विराजमान है, वहाँ सूर्य भी विराजमान है। हमें इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। देखिए नवजोत जी, अगर मांगलिक कार्य की बात हम करते हैं तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, सब लोग इसको सुनिएगा, समझिएगा अच्छे से, कि अगर शादी का जो समय, शादी में जो प्रेम है वो शुक्र है, अट्रैक्शन है वो शुक्र है, आपसी तालमेल है वो शुक्र है, लेकिन उसकी जो कहते हैं ना प्यार की सच्चाई वो बृहस्पति है, सच्चा प्यार मिलना वो बृहस्पति है, शादी कितनी अच्छी चल रही है वो बृहस्पति है। प्यार तो लोग कर लेते हैं, शादी भी हो जाती है, लेकिन वो शादी कितना निभेगी ये बृहस्पति देता है, उसकी शुभता, प्रोस्पेरिटी ये बृहस्पति देता है। इसीलिए वर्ष के कुछ 4 महीने ऐसे होते हैं जब बृहस्पति भी अस्त हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि देव शयन हो गया, देव शयनी है, जी जी जी, और उसके बाद देव उठान होता है। तो ये 4 महीने का समय ऐसा होता है, तो जिसके लिए अब क्योंकि हमारा टॉपिक मांगलिक कार्य का है, शुभ कार्य आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे राजयोग इसमें बन रहे हैं। मैं राजयोग के बारे में अगर आप चाहें तो मैं हम आगे इस पर बात करेंगे। जी जी जी। तो ये जो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि मांगलिक कार्य से आपको बचना चाहिए। फरवरी के अंदर आप इसको कर सकते हैं, डेट्स आपके पास आई गई हैं, और जनवरी का समय थोड़ा अवॉइड आपको करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और फिर आगे बढ़ेंगे, ये भी बताते चलिए, क्योंकि आज संक्रांति है, खरमास खत्म हो गया, इसके बाद क्या हम कल से किसी को गृह प्रवेश करना है, नई गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी ऐसा शुभ कार्य करना है विवाह छोड़ के, क्या वो किए जा सकते हैं? बिल्कुल, इसको आप कर सकते हैं अच्छा समय देखकर। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए, मुहूर्त क्या है, ये होता है किसी भी चीज की शुभता को बढ़ाना। जैसे सर्व सिद्धि योग आज का बना हुआ है, आज अमृत योग भी है, हमें ये भूलना नहीं, अगर हम इसमें दान करते हैं तो वो अमृत के रूप में वो लोगों तक पहुंचेगा, उसी का हमें जो प्राप्त होंगी चीजें। तो कुल मिला के एक सही मुहूर्त देख के, सही समय देखकर, और हाँ, जब भी हम किसी गृह प्रवेश की बात करते हैं तो लगन देखना, चंद्रमा की स्थिति देखना नवजोत जी, ये भूलना नहीं चाहिए। शुभ लगन में हमें कार्य करने चाहिए। चलिए, अब आपने यहाँ पे दान की भी बात की, हम उस पर भी आपको बताएंगे आगे। डॉक्टर सुमित्रा हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि दान
कर देना, दान करना जरूरी होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम अनजाने में कोई ऐसी चीज दान कर देते हैं जो हमें उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है जिससे। तो आपको क्या नहीं दान करना है, आज हम इस पर भी ज्यादा बात करेंगे आगे डॉक्टर सुमित्रा से। लेकिन उससे पहले अब विवाह की तिथियों की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली इस पूरे साल अगर 2026 की बात करें तो 56 से लेकर 59 दिन ऐसे हैं जो मिल रहे हैं जो शुभ तिथियां हैं मांगलिक कार्य के लिए। मांगलिक कार्य मतलब कि विवाह की तिथियां, जिस दिन विवाह हो सकता है, ये तिथियां बताई जा रही हैं। लेकिन पंडित मनोज त्रिपाठी हरिद्वार से हैं, क्या कह रहे हैं वो इन तिथियों को लेकर, एक बार जरा उनसे भी सुन लेते हैं। फरवरी माह में होली होलाष्टक आरंभ होना है। तो होलाष्टक होने की वजह से बहुत ही सीमित तारीखें रह गई हैं। शुरुआत में जो सबसे सुंदर मुहूर्त हैं 4, 5 और 10, 20 और 21 है। इसमें भी 4 तारीख को रात्रि का, 5 तारीख को दिवस का और 10 तारीख में दिवस और रात्रि दोनों है। 20 तारीख में रात्रि और 21 में केवल रात और दिन के हैं। यही 5 मुहूर्त हमें मिल रहे हैं विवाह के लिए, क्योंकि 23 से होलाष्टक आरंभ हो जाएंगे जिसमें शुभ कार्य नहीं होते हैं। इसमें भी 5 मुहूर्तों में सबसे सुंदर जो मुहूर्त कहला रहे हैं रात्रि और दिवस के, वो 20 फरवरी और 10 फरवरी के हैं। इनमें शुभ मुहूर्त के साथ साथ इतने सुंदर संयोग मिल रहे हैं कि जो लोग इस समय पर विवाह तारीखों पे करेंगे, उन दंपत्ति के जीवन में वैवाहिक सुख की वृद्धि ही होगी और किसी प्रकार के विवाह के अंदर आने वाले विघ्नों को ये मुहूर्त उपाय उचित अगर किसी प्रकार का हो करने से निश्चित आजीवन उनको, जितना वैवाहिक जीवन व्यक्ति का है, आनंद में रहेगा। हर प्रकार से उनको आरोग्यता मिलेगी, धन संपत्ति आदि का सुख मिलेगा। शुभ कार्यों जिसमें कि गृह प्रवेश की बात आती है, आचार्य गौरव बता रहे थे कि उसमें चंद्रमा की स्थिति को देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अब अगर मांगलिक कार्यों की बात करें वान्या जी, केवल शुक्र और बृहस्पति की स्थिति ही देखी जाती है विवाह की तारीख निकालने के लिए, और भी चीजें इसमें रिस्पॉन्सिबल रहती हैं? थैंक यू नवजोत जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर जो है हम खाली वो ही कंसीडर नहीं करते, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। जब भी हम कुछ भी कुंडली मिलान करते हैं तो उस टाइम पर जो है काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। वर्ण देखा जाता है, यहाँ पर जो है नाड़ी दोष जो है वो देखा जाता है, भकुट देखा जाता है, लॉन्जिविटी जो है वो जो है चेक की जाती है, दोनों के लगन चेक किए जाते हैं, दोनों के नक्षत्र, किस नक्षत्र में जो है दोनों नेटिव्स का जो जन्म हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है एक कंपैटिबिलिटी यानी कि ग्रह मैत्री जो है वो पर्टिकुलर देखी जाती है। यहाँ पर उस टाइम पर सूर्य और चंद्रमा का बल देखा जाता है, बृहस्पति का बल देखा जाता है, ये चेक किया जाता है कि कहीं गुरुदेव बृहस्पति जो है उस टाइम पर जो है वो अस्त तो नहीं है, कहीं शुक्रदेव जो है वो अस्त तो नहीं है। इसके अलावा हम न्यूमरोलॉजी से भी नंबर्स की कंपैटिबिलिटी देखते हैं, दोनों के मूलांक कितने आपस में कंपैटिबल है, दोनों के भाग्यांक जो है वो दोनों जो है कितने आपस में कंपैटिबल है, दोनों के कुआ नंबर्स जो हैं वो कितने कंपैटिबल हैं, दोनों का कार्मिक वेल्थ डीकोड जो है वो भी हम जो है यहाँ पर चेक करते हैं। इसके अलावा डेज की भी कंसिडरेशन होती है। सैटरडे और ट्यूसडे को शादियां जो होती हैं बहुत कम होती हैं और वीक में जो रिमेनिंग 5 डेज हैं उसमें शादियां जो हैं वो होती हैं मुहूर्त के हिसाब से। इसके बाद पर्टिकुलर जो मास होते हैं उसमें भी जो है काफ़ी सारी शादियां होती हैं जिसमें कुछ मासों को जो है हम एक्सक्लूड करते हैं। इसमें जो है गुण जो है गुण मिलान भी करते हैं, मांगलिक दोष जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो भी देखा जाता है, पितृदोष जो है, काफी सारी चीजें हैं। मतलब इट्स नॉट ओनली वन थिंग, वन पॉइंटर। इफ इट जिस मंथ में शादी की डेट्स निकाल रहे हैं उस मंथ में किसी की एनिवर्सरी तो नहीं है, बर्थडे मंथ्स तो नहीं है, तो ये एक पॉइंटर नहीं है अकेला। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं नवजोत जी, खर मास, अधिक मास, मल मास, चतुर्मास, इन सब में जो है मैरिजेस जो है नहीं होंगी। इसके अलावा जो है सूर्य जो है चंद्रमा अस्त जो है ये देखेंगे, चंद्र का बल देखेंगे और दोनों का चंद्रमा इसलिए देखा जाता है कि अगर एक प्लैनेट एक इंपॉर्टेंट, बस मैं 10 सेकंड और लूंगी, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि अगर एक का चंद्रमा वीक है तो दूसरे का ना हो। अगर दोनों ही पार्टनर्स इमोशनली बिल्कुल ही वीक होंगे तो वो मैरिज सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो एक प्लैनेट अगर एक का खराब है तो एटलीस्ट दूसरे का वो प्लैनेट जो है वो अच्छा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ताकि अगर लाइफ में किसी एक का कुछ डाउनफॉल आता है तो दूसरे का जो है अपफॉल से वो बैलेंस हो जाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि गुण बहुत ज्यादा भी मैच नहीं करने चाहिए। उसका रीजन क्या होता है कि दोनों के लाइफ में जो इवेंट्स और इंसिडेंट्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं। अगर करियर नीचे जा रहा है तो दोनों का जा रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो दोनों के हो रहे हैं। तो बहुत एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति हर चीज की बुरी होती है। एक बार डॉक्टर सुमित्रा इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी? आपने वान्या जी को सुना।
जी, एक बार क्वेश्चन फिर से पूछिए। अब मुहूर्त की जब हम बात करते हैं, विवाह के शुभ मुहूर्त की जब हम बात करते हैं, तो किस तरीके से उन तिथियों को निकाला जाता है? क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेट 55 के आसपास दिन ऐसे हैं, तिथियां हैं जो बहुत शुभ हैं। जी, एक मैं बोलना चाहूंगी, शुक्र बहुत मैंने जैसे ही मैंने आपको बताया कि उत्तरायण जैसे ही होता है, वहां से आप समझ लीजिए कि दक्षिणायन को तो हम बोल रहे हैं खर मास। खर मास हम लोग बोलते हैं जब दक्षिणायन का लास्ट मंथ होता है। खर मास एक्चुअली क्या हुआ, जब जैसे ही दक्षिणायन अपने अगर टोटल अगर दक्षिणायन और उत्तरायण को अगर अपने कैलकुलेट करें तो अभी जनवरी टू जून चलेगा अपना उत्तरायण, उसके बाद वापस चालू हो जाएगा अपना दक्षिणायन। तो दक्षिणायन का जो लास्ट मंथ होता है अपने उसी को बोलते हैं खर मास। तो इस खर मास में अशुभ होता है कि इसमें कोई विवाह नहीं होता, इसमें कोई मुंडन भी नहीं होता, कोई गृह प्रवेश भी नहीं होता। और शास्त्रिक पक्ष की अगर बात करें तो शास्त्र में हमारे बिल्कुल लिखा हुआ है कि मुहूर्त शास्त्र में या मुहूर्त चिंतामणि या हमारा जो धर्म सिंधु है इसमें लिखा है कि सूर्य उत्तरायण एकदम अनिवार्य है कोई भी मुहूर्त के लिए। दूसरी बात अगर बोले अगर मुंडन की बात करें तो देखिएगा चैत्र में जो उत्तरायण पड़ता है लेकिन चैत्र में उस समय लेकिन मुंडन मना किया गया है, उसको छोड़कर करना है। जैसे विद्या आरंभ हुआ या फिर यज्ञ हुआ, इसमें उत्तरायण इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज और इम्पॉर्टेंट बताई गई कि शुक्र को हम लोग बोलते हैं कलत्र कारक, मतलब ये पत्नी और जीवन साथी का कारक होता है। तो अगर हम चाहते हैं हमारा मैरिज अच्छा चले तो शुक्र हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए शुक्र अभी अस्त है, इसलिए शुक्र अस्त होने से शादी नहीं हो रहा है। इसीलिए दाम्पत्य सुख, वैवाहिक जीवन, प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य, धन, ऐश्वर्य और सांसारिक जो भी सुख है इसके लिए शुक्र अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो मैरिज में खुशहाली और स्थिरता दोनों नहीं आएगी। दोनों बिल्कुल। अरविंद शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए 3 तारीख तक कहा जा रहा है कि शुक्र अस्त है, मतलब इसका सीधे तौर पर मतलब यह है कि शादी की कोई शुभ तिथि है नहीं, लेकिन ऐसे समय में भी कुछ अबूझ मुहूर्त भी होते हैं, उनका अर्थ क्या रहता है और उस दिन क्या शादी की जा सकती है? मांगलिक कार्य की अगर मैं बात करूं। अबूझ शब्द जैसे आपने लिया तो अबूझ का मतलब होता है कि कोई बूझने की आवश्यकता नहीं है। कुछ तिथियां होती हैं जो अपने आप में जो है स्वयमेव सिद्ध मुहूर्त होता है। जैसे कि आपकी जो है वसंत पंचमी है, अभी शिवरात्रि आएगी, तो ये तिथियां क्या है कि अपने आप में भगवान का कार्य यहाँ पे हुआ है, यानी भगवान स्वयं शिव का विवाह हुआ है। वसंत पंचमी को भगवान शिव की लगन लिखी गई है, तो इन मुहूर्तों में जो है बूझने की जरूरत नहीं होती है। मैं कुछ बातें यहाँ क्लियर करना चाहूँगा। एक तो ये कि उत्तरायण और दक्षिणायन से शादी का संबंध नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर आप समझ लें, क्योंकि मकर राशि में सूर्य प्रवेश होता है, वहाँ से उत्तरायण है, और मिथुन राशि तक सूर्य रहते हैं, यहाँ तक उत्तरायण रहता है। लेकिन आप नोट करेंगे कि मिथुन से लेके जब धनु तक सूर्य होते हैं इसके बीच भी शादियाँ होती हैं। एक बात तो ये क्लियर कर लें। दूसरी बात यह है कि त्रिबल शुद्धि होती है, गुरु की शुद्धि, चंद्रमा की शुद्धि और सूर्य की शुद्धि। सूर्य की शुद्धि देखी जाती है लड़के के लिए और बृहस्पति की शुद्धि देखी जाती है लड़की के लिए, और चंद्रमा का शुद्धि जो है दोनों के लिए देखा जाता है। ये क्लियर हो जाना, मतलब ये एक क्लियर है। इसके अलावा अष्टकूट मिलान जो होता है, अष्टकूट मिलान में सभी 8 चीज़ें प्रधान होती हैं, वर्ण, तारा, वर्ष, भ्रकुट, गण, नाड़ी, ग्रह मैत्री। लेकिन इन 8 में सबसे ज्यादा प्रधान नाड़ी और ग्रह मैत्री होती है, क्योंकि नाड़ी माने होता है नब्ज, हमारी नब्ज चल रही है तो जीवन है, नब्ज ठहर गई तो जीवन ठहर गया। ग्रह मैत्री माने होता है आपसी तालमेल, आपसी संबंध, एक ये हो गया। और खास बात क्लियर कर दूं, नाम राशि प्रधानित्वम जन्म राशि न विद्यते, जन्म राशि प्रधानित्वम नाम राशि न चिंतयेत। कुछ जगह पे नाम राशि से विचार किया जाता है और कुछ जगह पे जन्म राशि से। तो ये जानकारी होनी चाहिए कि विवाह में सदैव जन्म राशि से जो है विचार किया जाता है। अन्य कार्यों में मुंडन कार्य हुआ, विवाह कार्य हुआ, उपनयन हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार आदि में नाम राशि प्रधान होती है, अन्य नहीं जन्म राशि प्रधान होती, माफ कीजिएगा, और अन्य जगह पे नाम राशि होती है। तो इसलिए इसमें आप लोग ये भ्रमित न रहे कि उत्तरायण और दक्षिणायन पुष्य जैसा नक्षत्र होता है जो कि शादी में ग्राह्य नहीं होता, सर्वोत्तम होता है। तो शादी के अलग नक्षत्र होते हैं, इनकी अलग तिथियां होती हैं और अलग दिन। आचार्य गौरव आपके पास आना चाहूंगी। शुक्र अस्त है लेकिन गुरु तो अस्त नहीं है, सवाल अब ये भी हो रहा है क्योंकि आपने कहा कि दोनों ग्रह इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, तो क्या इंतजार किया जाता है कि शुक्र भी अगर अस्त है तो अस्त ना हो और गुरु भी अस्त ना हो? जी देखिए, सबसे पहली चीज गुरु अस्त नहीं है, और साथ ही ग्रह दशा भी बताते थे। हाँ नहीं, गुरु अस्त नहीं है, यही मैंने आपसे सवाल किया। लेकिन गुरु जो है वो वक्र हैं। वक्र का मतलब भी होता है कि ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं अपनी चाल से थोड़ा सा
डगमगा गए हैं, यानी ग्रहों का जो बल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा घट जाता है। सबकी अलग अलग कुंडली में डिपेंड करता है। जैसे इस समय भी बच्चे पैदा हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनकी भी कोई बच्चा किसी घर में जन्म ले रहा है, कोई कहीं जन्म ले रहा है, यानी कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है तो कोई फाइनेंशियली बहुत वीक है। ये डिपेंड करता है कुंडली के अंदर। जैसे कि अभी हमने बात करी कि शुक्र हस्त हैं, लेकिन हमें यहाँ पे देखना चाहिए दोनों का बल, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि दोनों के बल को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों शुभ हैं, दोनों अच्छी स्थिति में हैं, तभी जाके आप अच्छे तरीके से रिश्ते को देख सकते हैं। अब बात आती है शादी की, हम बात कर रहे हैं नवजोत जी, एक सीधी सी बात है कि कुंडली में पंचम भाव संतान का है, सप्तम भाव जो है वो हमारी मैरिज का है। तो पंचम भाव यानी संतान का भाव शादी से पहले कैसे, सोचने वाली बात है। पहले तो वाइफ या पति का आना होगा, उसके बाद ही तो संतान आएगी। ये सब डिसाइडेड है कि पंचम भाव जो है वो कहीं ना कहीं कुंडली में, जब भी हम कुंडली मैच मेकिंग करते हैं, पंचम भाव को देखना बहुत जरूरी है। उनकी मेंटेलिटी को देखना। चंद्रमा तो मन है ही, लेकिन पंचम भाव क्या है कि उनके कैसे विचार रहेंगे, वो कैसा सोचते हैं, क्या उनके विचार है उनके अंदर। और बात आती है दशाओं की, जैसा आपने कहा, तो देखिए जरूरी है कि दशाओं का ठीक होना। अब फॉर एग्जाम्पल किसी की दशा शनि की है और वहीं पे किसी पार्टनर की दशा सूर्य की, तो आपस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। या किसी की राहु की दशा है, किसी की सूर्य की दशा है, वहां पे भी जो है मैच मेकिंग अगर हो भी जाती है तो दशाओं की वजह से वो रिश्ता टिक नहीं पाता। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं सबसे कहूंगा दशाओं को जरूर देखिए अपना। चलिए, इसी के साथ साथ आज मकर संक्रांति का पर्व भी हम मना रहे हैं। दान स्नान का बहुत महत्व होता है, लेकिन दान क्या करें और क्या ना करें, इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा हो रही है कि खरमास तो खत्म हो गया क्योंकि आज है मकर संक्रांति, लेकिन इसके बाद भी शुभ घड़ी, खास तौर पर विवाह को लेकर शुभ तिथियां और शुभ घड़ी अभी नहीं आई है। क्यों नहीं आई है और इसके पीछे वजह क्या है, क्या कह रही है ग्रह दशाएं, इन सब को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि ये मकर संक्रांति का पर्व भी है और ऐसे में ये पर्व आपके लिए खुशियां लेकर आए। दान स्नान का बहुत महत्व होता है। सुमित्रा जी, आज मना रही है मकर संक्रांति या कल मनाएंगी? बिल्कुल, कल मनाएंगे मकर संक्रांति। उदया तिथि के हिसाब से आप चल रहे हैं। को मानते हैं। बिल्कुल। चलिए, आप ही से शुरू कर देते हैं जल्दी से। हम पहली 3 राशियों की बात करेंगे, दान क्या करना है, लेकिन उसी के साथ साथ क्योंकि आप कहती हैं कि दान क्या चीज नहीं करनी, वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, पहले उसके बारे में बता दीजिए और उसका इफेक्ट कितना होता है हम पे, और फिर उसके बाद पहली 3 राशियां। जी देखिए, अगर जन्म पत्रिका में हम देखते हैं कि हम 12 राशियों के, माने 12 तो राशियां हैं और फिर 9 हमारे ग्रह हैं, तो अगर ग्रह हमारी पत्रिका में कमजोर है और हमने उसका दान कर दिया तो हमने तो उसको और पीड़ित कर दिया, तो ये काम कभी ना करें। तो खास कुछ बातें ध्यान रखने की कि मेष राशि वाले गलती से भी व्हाइट या ब्लैक कलर का कोई चीज़ दान ना करें, या सफ़ेद तिल या काला तिल। जब मैं कलर बोल रही हूँ तो अगर वो उसी कलर का आपका तिल है तो बिल्कुल दान ना करें। तो मेष वाले सफ़ेद और काला तिल दान ना करें। वृष राशि वाले लाल रंग की कोई चीज़ या ब्लैक कलर का ब्लैक तिल बिल्कुल दान ना करें। मिथुन राशि वाले लाल या फिर सफ़ेद रंग की कोई चीज़ का दान ना करें। कर्क वाले लाल रंग की किसी भी चीज़ का दान ना करें। सिंह वाले ब्लैक कलर की या ब्लू कलर की कोई भी चीज़ दान ना करें। कन्या वाले ब्लैक या रेड कलर की कोई चीज़ दान ना करें। तुला वाले ब्लैक या कोई भी कड़वी चीज़ दान ना करें। वृश्चिक वाले वाइट का बिल्कुल भी दान ना करें। और अगर बात करते हो धनु राशि की तो वो ब्लैक कलर की किसी भी चीज़ का दान ना करें। मकर राशि वाले वाइट या रेड दान ना करें। कुंभ वाले येलो कलर की किसी भी चीज़ का दान ना करें। और मीन राशि वाले ब्लैक किसी भी चीज़ का दान ना करें। अब बात करती हूँ 3 राशियों की। मेष राशि वाले क्या दान कर सकते हैं? लाल कपड़ा आप दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, गेहूँ दान कर सकते हैं, तांबा दान कर सकते हैं, तिल दान कर सकते हैं। कोई भी आप कोशिश करें कोई लाल चीज़ भी दान कर सकते हैं। मूंगफली भी दान कर सकते हैं। देखिए मूंगफली का अगर आप उसको स्ट्रक्चर देखें तो बाहर वो ऑलमोस्ट रेडिश कलर का होता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप मूंगफली दान करें। वृष राशि की बात करूं तो सफ़ेद कपड़ा हुआ, चावल, दूध, दही, चीनी और तिल और खीर या घी का दान कर सकते हैं, मतलब वाइट कलर की चीज़ों का दान करें। मिथुन राशि वाले ग्रीन कपड़े दान कर सकते हैं, या ग्रीन जो हमारा दाल होता है वो दान कर सकते हैं, या ग्रीन वेजिटेबल्स, काफ़ी लोग देखिएगा साग दान करते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए तो ये। कर्क राशि वाले चावल, दूध और मिठाई, सफ़ेद रंग की मिठाई का दान कर सकते हैं, या चांदी की कोई चीज़ का अगर आप चाहें तो दान कर सकते हैं, या काला तिल भी दान कर सकते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। अब आचार्य गौरव आपके पास आते हुए, जब हम इसी साल की बात कर रहे हैं, अब विवाह के शुभ मुहूर्त का जिक्र भी लगातार हम करते ही जा रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल शुक्र अस्त है, शुभ मुहूर्त हमें नहीं मिल पा रहा है।
ये भी कहा जा रहा है कि साल 2026, 2019, 2015 तीनों कैलेंडर की ग्रह दशाएं ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। जी। तो क्या हम ये माने कि जो जो घटनाएं तब हुई वही घटनाएं अब होने वाली हैं? देखिए, समय जो है वो अपने आप को फिर से दोहराता है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि टाइम रिपीट होता है। अब जैसे बात, क्योंकि वो 2019 का नहीं है, मैं बताता हूँ 2009 का कैलेंडर आप चेक करिएगा, 15 आप चेक करिए और 26 आप चेक करिए। जो भी एक एक्यूरेट हर एक चीज़, हर एक डेट बिल्कुल सेम टू सेम मिलेगी आपको, सेम डे सेम डेट। ये समय है, जैसे कि कुंडली है, कुंडली में जैसे मकर संक्रांत है, हर साल सेम डेट पर है। और कहीं ना कहीं क्या है, ये जो ग्रह हैं ये एक समय के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, कोई महीने भर बाद, कोई 1.25 दिन बाद। हमें केवल ये जानना चाहिए कि इस समय का प्रयोग, इस समय को बेहतर कैसे हम करें। हालांकि दान के लिए बताया, अभी हमारे जो आचार्य जी उन्होंने बताया कि दान क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वाणी जी ने भी बताया। हमें केवल ये समझना चाहिए कि जो ग्रहों के जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जैसे 2026 का स्टार्ट हुआ नवजोत जी, 5 ग्रहों ने एक साथ कॉम्बिनेशन किया मकर राशि के अंदर, और वहीं चंद्रमा भी आने वाले हैं। हमें केवल ये समझना चाहिए कि टाइम वापस से यही चीजें जो हैं वो पहले भी बनी थी। 2009 की बात करें तब भी ऐसी कॉम्बिनेशंस बने थे, 15 की बात करें तब भी ऐसी कॉम्बिनेशन बने, 26 के अंदर भी सेम चीज यही बनती है। अब यहाँ पर अगर हम योग की बात करें तो योग भी यहाँ पे काफी बनते हैं नवजोत जी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे सबसे चीज अच्छी देखने वाली क्या है, कि इन सबको कौन चला रहा है नवजोत जी, वो चला रहा है सूर्य। यानी सूर्य का गोचर वो हर तरीके से चीजों को बेहतर करता है। सूर्य मकर राशि में गोचर किया, मकर राशि में गोचर करते के साथ ही सूर्य के साथ में बुध का कॉम्बिनेशन, बुध आदित्य योग, शुक्र का कॉम्बिनेशन, शुक्र आदित्य योग, वहीं पे शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन हालांकि 2.25 दिन के लिए बनेगा नवजोत जी। ये होता है जैमिनी राजयोग। यानी लाइफ के अंदर अगर आप प्यार ढूंढना चाह रहे हैं, लव मैरिज करना चाह रहे हैं, अच्छा चाहते हो कि अच्छा रिश्ता आपको मिले, तो ये जो समय आने वाला है जैमिनी राजयोग का, इसका बहुत अच्छा प्रयोग आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसका सदुपयोग आप कर सकते हैं। तो मेरा केवल आपको ये समझाना है कि समय का सही प्रयोग, सही गोचर और सही नक्षत्रों के हिसाब से अगर हम चलें और सही दान के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो इसके अच्छे बेनिफिट्स हम निकाल सकते हैं। चाहे वो साल 2009 रह चुका है, चाहे 15 है, चाहे 2026 का समय चल रहा है। अच्छा, आपने हम शुभ और मांगलिक कार्यों के बीच डिफरेंस भी समझ चुके हैं और कब करना है, क्या कब नहीं करना, लेकिन आपने एक प्रेडिक्शन और की हुई है कि 20 जनवरी तक तो कोई भी शुभ कार्य आप नहीं करें, चाहे वो आपकी गाड़ी खरीदना हो, नया घर खरीदना हो, कोई डील करनी हो, नई नौकरी ज्वाइन करनी, मतलब किसी भी तरह का शुभ कार्य आप नहीं करें। ये जो 20 तारीख तक कैसा समय है अभी? देखिए नवजोत जी, मैं तो ये कहता हूँ 13 तारीख से लेके 20 तारीख, हालांकि ये जो कॉम्बिनेशन है 13 तारीख और 19 तारीख, ये स्पेशली ये 2 डेट्स हैं दोस्तों, इसको आप नोट करके रखिएगा। ये जो समय है, देखो 13 को अगर आप नोट करें और आप उसको नोट करें, 19 तारीख को आप नोट करें, ये समय कहीं ना कहीं, क्योंकि जो गोचर है, हालांकि योग बना रहा है ये, लेकिन नवजोत जी मैं ना हमेशा एक चीज को जानता हूं कि ग्रह अगर योग बनाते हैं ना तो ग्रह दोष भी बनाते हैं। हमारे सोच विचार, आपसी तालमेल ही सब ग्रह हैं। हमें जीवन में तरक्की मिलना, नुकसान मिलना, झगड़े होना, चोट लगना, सब ग्रह हैं। अच्छे कर्म भी ग्रह कराते हैं। मकर संक्रांति गुड न्यूज लेकर नहीं आ रही है? देखिए, मकर संक्रांति जब सूर्य उत्तरायण हुए तो पहले ही देव जो हैं वो कहीं ना कहीं शुभता की तरफ प्रारंभ हो गया समय, यानी कि जो रात्रि का समय है वो कम हुआ और दिन का समय जो है वो बढ़ने लगा। धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ने लगेगी। लेकिन ये जो योग है ये अच्छे शुभ कार्यों के लिए है। देवताओं का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। और इसी के साथ साथ अगर मैं ग्रहों की बात करता हूं, क्योंकि ग्रह एक राशि में कुछ समय के लिए रहते हैं, उसके बाद वो राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये जो डेट्स हमने डिसाइड करी है, जैसे 13 तारीख से लेके 20 तारीख तक का, स्पेशली 13 तारीख और 19 तारीख, ये सावधानी भरा समय है। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर आप कोई बड़ी न्यूज आप सुनोगे कि 13 तारीख या 19 तारीख को कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंस होता हुआ पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं नजर आएगा। होलाष्टक तक हमने बात की थी, उस पर समझा भी था, लेकिन अब वाना जी आपके पास आते हैं तो होली के बाद कौन सी शुभ तिथियां बनती नजर आ रही? जी, अगर हम होली के बाद की हम जैसे शुभ तिथियां बताते हैं तो हम यहाँ पर मैं आपको मार्च की भी डेट्स बता देती हूँ। 7, 8, 9, 11 और 12। अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो 15 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल,
25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल और 29 अप्रैल। ये जो डेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको जो है किसी भी मांगलिक कार्य के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं एक बात को और ऐड करना चाहूँगी कि जब भी आप इस तरह की कोई भी कंसिडरेशन करते हैं तो आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जिस भी जन्म नक्षत्र में जो नेटिव पैदा हुआ है वो नक्षत्र उसका कभी भी बुरा नहीं करता, फिर चाहे वो किसी मेलिफिक प्लैनेट का नक्षत्र क्यों ना हो, चाहे वो केतु का नक्षत्र हो, चाहे वो राहु का नक्षत्र हो। तो आप ये बहुत अच्छे से कंसीडर करें। होरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। होरा को हमेशा आप अपने माइंड में रखें कि आप जैसे गुरु के होरा में आप ऑस्पिशियस कार्य जो है वो कर सकते हैं। वीनस होरा में आप मैरिजेस को, जैसे मार्स का होरा जो होता है थोड़ा सा एग्रेसिव होरा होता है। उसके अलावा खाली यहीं तक सीमित नहीं है चीजें। कृष्णामूर्ति पद्धति में भी अगर हम देखें, जब हम मैरिज को मिलाते हैं तो 2, 5, 7, 11 आपकी लव मैरिजेस दिखाता है, 2, 7, 11 आपकी अरेंज मैरिजेस दिखाता है। आप हमेशा एक चीज को याद रखें, नाड़ी नक्षत्र में 1, 6, 10 कम से कम होना चाहिए और दोनों नेटिव्स में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर 1, 6, 10 दोनों में होता है तो वो भी एक इशू होता है। तो आप ये 2, 5, 7, 11 को नोट कर लीजिए। नाड़ी नक्षत्र में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग हो गया, अभिजीत मुहूर्त हो गया, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको हमें बहुत ज्यादा लाइटली नहीं लेना। नवमांश चार्ट को जो है हमें बिल्कुल लाइटली नहीं लेना। और नवमांश में आपके 7th हाउस की क्या पोजीशन है और लगन चार्ट में आपके 7th हाउस की क्या पोजीशन है, 7th का लॉर्ड नवमांश में कैसे बैठा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। बिल्कुल। अब जल्दी से सुमित्रा जी, कर्क सिंह और कन्या राशि को भी बता दीजिए क्या दान करना है क्या नहीं करना। बिल्कुल। कर्क राशि वाले चावल दान करेंगे, दूध दान कर सकते हैं, सफ़ेद कोई मीठी चीज़ दान कर सकते हैं, चांदी दान कर सकते हैं, काला तिल दान कर सकते हैं। और इनके लिए बिल्कुल मना है, आप लाल रंग का कोई चीज़ बिल्कुल ना दान करें और हरा रंग का चीज़ बिल्कुल ना दान करें। अब बात करती हूँ सिंह राशि की। सिंह राशि वाले तिल, मसूर दाल, लाल कलर का कपड़ा और हो सके तो गजक और खिचड़ी इसका दान कर सकते हैं। और ये बिल्कुल कोशिश ये रखें सिंह वाले की ब्लैक या फिर ब्लू कलर की चीज़ों का दान ना करें। कन्या राशि वाले ग्रीन कलर का दान कर सकते हैं। तो ग्रीन माने ग्रीन दाल हो सकता है, ग्रीन सब्जी हो सकती है, ग्रीन कपड़ा हो सकता है और खिचड़ी भी दान कर सकते हैं। और कोई भी ब्लैक या रेड कलर की चीज़ का दान नहीं करना है। अब तुला राशि की बात करूं तो वो सफ़ेद, लाल और कलर की चीज़ों का दान कर सकते हैं। उसमें कपड़ा भी हो सकता है, सफ़ेद जितनी भी चीज़ें होती हैं, दूध, घी, दही, इसका दान वो कर सकते हैं। दूध और खीर बना के उसका दान कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कोई भी ब्लैक या कड़वी चीज़ का दान वो ना करें। बिल्कुल। चलिए हम बाकी राशियों की बात आगे करेंगे। अरविंद जी, अब आपके पास आती हूँ। शुभ दिनों की शुरुआत हो चुकी है लेकिन शुभ कार्य नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी जनवरी महीने की हम बात करते हैं, इंतजार लोग कर रहे होते हैं। अगर फिर भी मजबूरी है, कहीं कोई किसी शुभ कार्य के लिए हम जा रहे हैं तो क्या करें और कौन कौन से, अब इसमें मैं मांगलिक का जिक्र नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर शुभ कार्यों की बात कर रही हूँ। हम जनवरी महीने की ही बात करें, शुभ कार्य किस दिन और कैसे किए जा सकते हैं? अगर किसी को जाना ही है तो कैसे किया जाए वो कार्य? देखिए, बहुत शुभ दिन ही जनवरी में है। थोड़ा सा यदि आप उसको ढूंढेंगे तो मिलेंगे। 19 तारीख से आपकी जो है गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और गुप्त नवरात्रि परम शुभ कार्य के लिए होता है, परम तपस्या के लिए होता है। तो 19 तारीख से शुरू है। इसमें आप अपने बिल्कुल निश्चित रूप से शुभ कार्य कर सकते हैं, कहीं कोई संदेह नहीं है। और गुप्त नवरात्रि वो चीज़ें हैं जो कि गुप्त तपस्या के बलबूते पे आप हर चीज़ को प्राप्त करते हो। एक ये, इसके साथ साथ देखिए ऐसा है कि कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके लिए बीच बीच में हमारे पास जो है काफ़ी अच्छे मुहूर्त आते हैं। जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग हो गया, रवि पुष्य हो गया, अमृत पुष्य जो है अमृत योग हो गए। तो ये हर दिन को मिलाकर के अलग अलग बनते हैं और इन मुहूर्तों में आप अपने आप को कोई भी शुभ कार्य कर सकते हो। हाँ, जैसे शादी विवाह है तो इसके लिए स्पेशल मुहूर्त ग्रहों को जो है देख करके किया जाता है, जिसके विषय में अभी तक वृत्तांत बताते रहे कि तीनों ग्रहों की विशेष शुद्धि देखते हैं, गुरु की, सूर्य की और चंद्रमा की, तब जाकर के वह जो है शादी का मांगलिक कार्य होता है। जैसे कि मैंने कहा, पुष्य जैसा नक्षत्र जो अपने आप में विशिष्ट है और बड़ा वैसा नक्षत्र माना गया है, लेकिन उसमें जो है शादी वाला कार्य नहीं हुआ है क्योंकि वो शादी वाले कार्य में पूरी तरह से जो है वर्जित है। एक ये हुआ। इसके साथ साथ जैसे कि अभी ये आपकी मकर संक्रांति है तो एक चीज कहूंगा कि जो कहते हैं कि दान ये ना करो, पाठ ये ना करो, एक चीज आप अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, जो गाय का शुद्ध घी होता है वो किसी भी रूप में आपको हानिकारक नहीं होता है। तो एक जाप, पाठ
पूजा और दान ये किसी भी स्थिति में आपको हानिकारक नहीं है। दाने न सदृशम, ये भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारबिंदों से गीता में ही कह रहे हैं कि दाने न सदृशम पवित्र में ही विद्यते। दान एक वह चीज है कि जो हमें इतनी उच्चस्त पवित्रता या इतनी उच्चस्त जो सामने वाले को देते हो आशीष और दुआ दे के जाती है कि आपके हर प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। तो एक यह है, आपकी कल जैसे मकर संक्रांति है उसमें आप जो है सूर्य से संबंधित वह दिन है, सूर्य से संबंधित आप दान कीजिए, क्योंकि सूर्य के विषय में कहते हैं कि त्वम अग्निस त्वम वायुस त्वम सूर्यस त्वम चंद्रमास त्वम ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। इस ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो सूर्य से प्रकाशित नहीं है और जिसमें सूर्य का अंश नहीं है। चलिए सुमित्रा जी, बाकी बची राशियों के बारे में जल्दी से बता दीजिए। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 5 राशियां बची हैं। जी, वृश्चिक की बात करूं तो लाल कलर की चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, चना का दान कर सकते हैं, तांबा, देखिए वो भी रेडिश शेड में होता है तो इसलिए तांबा का दान कर सकते हैं। व्हाइट कलर की किसी भी चीज़ का दान ना करें। धनु की बात करूं तो येलो कलर का कपड़ा दान कर सकते हैं, चना, हल्दी या येलो कलर की मिठाई का दान कर सकते हैं। ब्लैक कलर का कोई भी चीज़ दान ना करें। मकर राशि की बात करूं तो ब्लैक कलर का कंबल दान कर सकते हैं, ब्लैक तिल दान कर सकते हैं, सरसों का तेल भी आप दान कर सकते हैं और सफ़ेद और लाल रंग की चीज़ों को दान देने से बचें। कुंभ राशि की बात करूं तो वो भी ब्लैक कलर का कंबल दान कर सकते हैं, तिल दान कर सकते हैं, काली उड़द दान कर सकते हैं और खिचड़ी का भी दान कर सकते हैं। येलो कलर की चीज़ों का दान ना करें। मीन राशि की बात करती हूँ तो येलो वस्त्र, इसका आप दान कर सकते हैं, चना दाल का दान कर सकते हैं, केला का दान कर सकते हैं, कोई भी येलो फूड या तिल का दान कर सकते हैं। ब्लैक कलर का दान कोशिश करें नहीं करने का। बिल्कुल। अब एक बार आचार्य गौरव आपके पास सूर्य से आते हुए- रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात है। हाँ बिल्कुल, सुमित्रा जी अपनी बात पूरी कर लीजिए पहले। हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ, सूर्य से रिलेटेड कई सारे शास्त्रों में कई जगहों पे एक बात लिखी है कि सूर्य का दान हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, तो आप हमेशा अपने पंडित जी से गाइडलाइंस लें और उसी के हिसाब से दान को ज़रूर करें, क्योंकि जो चीज़ आपके पास कम है वो आप दे दोगे तो कहीं ना कहीं आप खुद भी तो और कमज़ोर हो जाओगे। हाँ। तो ग्रहों से हम आशीर्वाद ज़रूर लेंगे। मन को सात्विक रखें, मंत्रों का जाप ज़रूर करें, कुछ नहीं हो तो ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। कंबल से रिलेटेड एक बात बोलना चाहूँगी, अभी हमारे यहाँ गंगा सागर मेला भी हो रहा है और लोग यहाँ जा रहे हैं और बहुत कंबलों का दान हो रहा है, बट आप पात्र को चुनकर ही दान करें, अपात्र को दान न करें, क्योंकि बहुत कुछ होते हैं उसके बाद आप समझ ही सकते हो कि वो लोग उसको सेल भी कर देते हैं और जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिलता। तो दान देने से पहले ज़रूर पात्र को जांचें और सही पात्र को दान करें। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये अच्छी बात है कि आपने यहाँ पर जिक्र किया कि दान केवल उसी को देना चाहिए जो ज़रूरतमंद हो, जो नीडी हो, उसको दान देना चाहिए। और अच्छी बात आपने ये भी बताई कि सूर्य से जुड़ा हुआ दान, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो जाहिर सी बात है कि आप उसका दान नहीं करें, जो ग्रह अच्छा है उसका करें, ये आप कहना चाह रही है। आचार्य गौरव आपके पास आते हुए अब मैं वापस आज मकर संक्रांति और शुभ दिनों की शुरुआत की बात करूंगी, जहां पर यह कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा शुभ दिन नहीं मिल पा रहे हैं। आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है लोगों की, ये बताइए। देखिए, अब मैं बात करूं, बहुत से लोग नई जॉब्स में जा रहे हैं, उम्मीदें बहुत सारी लगा रहे हैं। देखिए, बात शादी की थी, मांगलिक कार्य की थी, प्यार है, प्यार के लिए, लेकिन भूखे पेट प्यार नहीं होता। रोटी कपड़ा मकान ये भी चाहिए ही होता है। जो लोगों का पेट खाली होता है वो प्यार की बात नहीं करते, कर्म की बात, काम की बात करते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये समझाने का है कि जब भी किसी भाव के अंदर 2 या 2 से अधिक ग्रह आते हैं, हम चाहें इसके योगों को, देखो कुंडली जब हम मिलाते हैं तो कुंडली में लगन की डिग्री देखते हैं और ग्रह की डिग्री देखते हैं, कौन सा ग्रह किस डिग्री के सबसे करीब है। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि बात अब फाइनेंस की है तो सारे ग्रह ही मकर राशि में आ गए। अब मकर राशि में ज़रूरी नहीं कि मकर राशि सबके लिए कारक हो, शनि सबके लिए कारक हो। अब यहाँ पर क्या है, ये जितने भी ग्रह जब एक भाव में आते हैं तो इसको बोला जाता है ग्रह युद्ध। और मेरा हिसाब ये मानना है, मेरा ज्योतिष ये कहता है कि कहीं ना कहीं जो जैसे अर्थव्यवस्था के अंदर थोड़ी बहुत वाइब्रेशन मुझे देखने को मिलेंगी। आप अपने आप को, अपने फाइनेंस को आप सिक्योर रखने का प्रयास करना, खर्चा कम से कम करना, कोशिश करें कि आप जैसे ट्रैवलिंग करते हैं तो अपने सामान की आप सुरक्षा करें, क्योंकि लॉसेस का भी योग यहाँ पे बनता है। गृह युद्ध का मतलब ये नहीं कि युद्ध ही होना, लेकिन लॉसेस को दर्शाता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि सेम कंडीशन 2009 में बनी थी, उस समय भी क्या था, अर्थव्यवस्था का एकदम से अर्थव्यवस्था बैठ गई थी, परेशानियां आ गई थी। 15 में भी आपने देखा हो कहीं ना कहीं जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसे ही बने थे, जॉब के अंदर दिक्कतें आना, लॉसेज होना।
ऐसी न्यूज़ आपको ज़रूर सुनने को मिलेगी। तो अपनी जॉब को सिक्योर आप रखें, अपनी सेविंग्स को आप बना के रखें, यह मैं मूल सिद्धांत आपको बता रहा हूँ। और जितना हो ट्रैवलिंग के समय पे अपने जितने भी आपके जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं उसको सिक्योर करके चलें, क्योंकि समय अर्थव्यवस्था के हिसाब से और किसी जॉब या वैकेंसी के हिसाब से थोड़ा सा नाजुक मेरे अकॉर्डिंग बनता है। बिल्कुल। वान्या जी, अरविंद जी ने भी दान के बारे में अपनी बात रख दी कि कैसे किनको दान करना चाहिए, और सुमित्रा जी ने तो बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन भी किया है। आपकी इस पर राय क्या है? जी, यहाँ पर जो है मेरा परसेप्शन क्या है नवजोत जी, मैं ये कहती हूँ कि जो भी प्लैनेट्स आपकी कुंडली में अस्त हैं, कॉम्बस्ट हैं, यानी कि ऑलरेडी वीक हैं, जिनकी डिग्री कम है, उनके दान हमें नहीं करने चाहिए। जो प्लैनेट उच्च के हैं, एक चीज़ अगर मेरी लाइफ में ऑलरेडी अच्छी है तो उसका दान मैं क्यों करूँगी, नहीं करेंगे। उच्च के प्लैनेट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं हम उनके स्टोन्स डाल के या फिर उनके जाप करके। इसके अलावा जो है अगर हमारी 7.5 चल रही है, किसी की शनि की ढैया चल रही है, यहाँ पर अगर शनि आपकी कुंडली में वक्री है, नीच का है, तो उसके दान करने चाहिए। कोई भी प्लैनेट है अगर वो नीच है, अगर वो वक्री है, तो उसके दान जो है आप कर सकते हो। तो यहां पर भी बहुत सारे क्लॉज हैं। जो आपके लग्नेश होता है, कहते हैं लग्नेश का दान कभी नहीं करना चाहिए, चाहे लग्नेश कैसा भी हो। तो यहां पर मतलब बहुत सारे, मैं ये कहना चाहती हूं कि परमिटेशन कॉम्बिनेशन है, तो आप ऐसे ब्लाइंडली दान ना करें। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट नवजोत जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूं कि अगर आप किसी, जैसे सपोज आप किसी जानवर को कुछ खिला रहे हैं, तो आपकी यहां पर आप ये मत सोचिए आप दान करें, आप सिंपल सोचे कि आप किसी भूखे का पेट भर रहे हैं। तो आपकी इंटेंशन जो है यहां से दान की नहीं होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए उसको खाना खिलाने की। तो ये मैं इसको दान नहीं मानती। मैं मानती हूं कि अगर कोई बीमार है उसको मेडिसिन दे दी, तो यहां पर जो है हम उसका बीमारी के लिए उसकी जस्ट हेल्प कर रहे हैं। तो इंटेंशन बहुत मैटर करती है। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज मकर संक्रांति है, खरमास खत्म हुआ है, लेकिन इसके बाद भी शुभ दिन कौन से हैं जब आप विवाह कर सकते हैं, शुभ दिन कौन से ऐसे हैं जब आप दूसरे शुभ कार्य कर सकते हैं, उसी को लेकर आज हमने चर्चा की तमाम खास मेहमानों से। दान क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी मकर संक्रांति मनाई जा रही है, कल दान का दिन है, कल दान का बहुत महत्व है, स्नान दान का, क्या दान करना है क्या नहीं करना, ये भी हमने अपने खास मेहमानों से समझा। बहुत बहुत शुक्रिया।